हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। आज हम लोग बात कर रहे हैं विंसॉल इंजीनियर्स लिमिटेड के प्रमोटर श्री रमेश पिंडरिया साहब से। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से। तो आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी कंपनी का कारोबार क्या है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हम लोग मेनली सोलार एंड विंड उनके बीओपी का काम करते हैं। बीओपी में ब्रीफ कर दूं कि बीओपी क्या है एग्जैक्टली जी। तो बीओपी मींस कि कोई भी विंड मिल, जैसे बहुत सारे डेवलपर है, मैन्युफैक्चरर्स है, सुजलॉन है, जी है, दे आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ विंड मिल। ठीक है। उसको आपको जाके कहीं भी साइट में जाके लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, जैसे लैंड का सिलेक्शन करना पड़ेगा, लैंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, इंटरनल लाइन बिछानी पड़ेगी, कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा, सारे फिर सबस्टेशन में जाके कनेक्ट करते हैं, और फिर सबस्टेशन को अपस्ट्रीम जो भी गवर्नमेंट का सबस्टेशन होगा ट्रांसमिशन लाइन के साथ में, तो वो जाके कनेक्ट करना होता है, तभी जाके विंड फार्म या सोलर फार्म ऑपरेशनल होता है। जी। ओके। तो ये सारी सर्विसेज अदर देन विंड मिल सप्लाई, सारी सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग एज ऑफ नाउ। ओके। तो एक तरीके से किसी को अगर पूरा एक पावर प्लांट विन विन बेस पे नया सेटअप करना है, तो विंड मिल को छोड़ के राइट। बाकी सारी चीजें आप राइट। करके देते हैं। बिल्कुल। राइट। और सर, जैसे कि आपकी कंपनी दोनों में काम करती है, विंड और सोलर प्लांट, राइट? तो राइट। बेस्ड ऑन द करंट मार्केट, अभी किसी एक पे रुझान ज्यादा है या ऐसा कोई आपको ट्रेंड दिख रहा है, या दोनों काइंड ऑफ इक्विवेलेंट है? नहीं, ऐसा कोई एक पे रुझान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक ही फोकस है कि कुछ भी हो रिन्यूएबल से पावर आनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो वो विंड या सोलर उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, बट यस डेफिनेटली अभी गवर्नमेंट ने नया मॉडल स्टार्ट किया। जैसे पहले विंड था, सोलर था ही नहीं, तो विंड के लिए अलग पॉलिसी थी, सोलर के लिए अलग पॉलिसीज चलती है। बट नाउ गवर्नमेंट ने हाइब्रिड मॉडल निकाला है कि भाई आप हाइब्रिड पार्क करो। जैसे अभी गुजरात में खावड़ा में, वहां पे 30,000 मेगावाट का एक इंस्टॉलेशन होने जा रहा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइब्रिड पार्क होगा, रिन्यूएबल पार्क होगा। ओके। ऑलरेडी अदानी ने काम स्टार्ट कर दिया, बाकी सारी कंपनियां हैं जो धीरे धीरे काम स्टार्ट कर रही है। तो विंड, जहां पे विंड है तो दो विंड मिल अगर लगानी है, तो विंड मिल के बीच में आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। माइक्रो साइटिंग करते हैं तो उसमें डिस्टेंस रखना पड़ता है। तो बीच में जो भी जगह है वहां पे सोलर इंस्टॉल करें, ताकि लैंड का यूटिलाइजेशन हो। ठीक है। तो वो मॉडल ऑलरेडी गवर्नमेंट ने निकाल दिया है कि हाइब्रिड मॉडल में आप काम करो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि विंड या सोलर या दोनों ही ओके हैं, कुछ भी हो जाए, रिन्यूएबल से पावर आनी चाहिए, दैट्स ऑल। ओके। सर, कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो आपकी कंपनी की कोई सब्सिडरी या कोई सिस्टर कंपनीज है, ग्रुप ऑफ प्रमोटर कंपनीज, ऐसा कुछ? यस, एक कंपनी है, सब्सिडरी है, जो रीपावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। बिकॉज जैसे ये कंपनी हम लोग ने स्टार्ट की थी, तो 100% काम हम लोग विंड में ही कर रहे थे। ठीक है। तो सोलार इंस्टॉलेशन के लिए हमने रीपावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी स्टार्ट की थी, जो इसकी सब्सिडरी अभी हो चुकी है, विंसोल की सब्सिडरी है। बट ओके। इसके बाद जैसे गवर्नमेंट ने, मैं बोल रहा हूँ कि पूरा कंबाइन कर दिया है, तो फिर हमने भी ज्यादा काम एक ही फिर कर दिया कि भाई विंसोल में ही ज्यादा काम है। बट यस, कुछ ऑर्डर्स एंड कुछ है जो छोटे मोटे उसमें चलते रहते हैं, बट अदरवाइज मेन ये विंसोल में ही जो है, बट वो जो भी है वो उसका पार्ट है विंसोल का। ओके। सर, आपकी कंपनी का नाम काफी इंटरेस्टिंग लगा, लाइक विंसॉल इंजीनियर्स लिमिटेड। तो विंसॉल का कोई सिग्निफिकेंस क्यों रखा आपने ये नाम? ये दो तीन मीनिंग्स हमने उस टाइम में निकाला था। एक्चुअली क्या है कि विंड का विंड और सोलार का ओके सोल। सर। ठीक है। वो ओके। दोनों को मिल के ये किया था। एंड राइट। बिकॉज की बेसिकली इंजीनियर है, तो हम्म। वो सोल को वो जो है ना, अलग वो इंजीनियरिंग है ना, यहाँ लगता है, तो सोल नहीं विन निकलता है, हाँ। को विन करने की वजह से सोल को विन सोल, मतलब वो भी एक है। अच्छा, तो ये सोच के ये नाम रखा था हमने। सर, काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा नाम रखा आपने। अभी मैं आपके रिवेन्यू देख रहा था, तो लास्ट 9 मंथ में आपका रिवेन्यू की ग्रोथ सही हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। तो सर, ये वन टाइम ग्रोथ है या ऐसा गोइंग फॉरवर्ड भी रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज में?
नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज में ऐसा है कि अभी ऑलमोस्ट सारे जितने भी विंड के जो स्टेट्स है सारे में अपनी प्रेजेंस हो चुकी है, तो अभी नया कहीं स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिटेबिलिटी शायद ज्यादा, बिकॉज ये चैलेंजिंग काम है, इतना इजी भी नहीं है, अदरवाइज सब लोग आके फिर कर लेते हैं। क्योंकि ये काम पहले जो भी कंपनियां मैन्युफैक्चरर्स है, जी, गमेसा, वेस्टा, सुजलॉन, सब लोग करते थे, खुद ही बनाते थे और खुद ही जाके लगाते थे। बट उन्होंने भी बहुत फेस किया, उसके बाद सबने काम करना बंद कर दिया। अभी सुजलॉन सिर्फ रिटेल का काम करते हैं, बाकी सबने तो कम्प्लीटली बंद कर दिया कि भाई हम लोग ये नहीं करेंगे, ये बिजनेस में नहीं रहेंगे। और ये किसी सर्विस किसी और से करवा लो, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई कर, मतलब मैन्युफैक्चर करके आपको सप्लाई कर देंगे। ओके सर, मैं आपकी जो इंडस्ट्री देख रहा था इसमें लाइक जो प्लेयर्स होते हैं वो तो या तो बहुत हाई ग्रोथ के लेवल आते हैं जैसे केपी ग्रुप्स हो गए हैं, या फिर कंपनी बिकम आउट ऑफ बिजनेस या सस्टेन नहीं कर पाते। तो इसमें राइट। क्या चैलेंजेस है कि कंपनी या तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती है या बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस नहीं होता इस इंडस्ट्री में? ये इतना इजी नहीं है, मैंने इसको इसलिए बोला क्योंकि इसमें है ना बहुत सारे तकलीफ क्या है कि एक तो यहाँ पे अपना एटमॉस्फेयर के जैसे एवरी ईयर ये चेंज हो रहा है, मॉडल चेंज हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है। प्लस ये जो काम है वो आउट ऑफ एरिया में जाके करना है, चार बाउंड्री में काम नहीं है, तो आपको हर्डल्स बहुत आएंगी, बिकॉज फार्मर्स की खेत से जाके आपको लाइन डालनी है। तो काफी हर्डल्स, इवन लोकल इश्यूज आपको कंटिन्यूस फेस करने पड़ेंगे। तो आप एक बार यूज टू अगर हो जाते हो ये बिजनेस में तो ठीक है, अदरवाइज जैसे हम लोग के जैसे है कि भाई एसी चल रहा है फिर भी पंखा चाहिए क्योंकि थोड़ा आवाज चाहिए। अगर जिसको शांति चाहिए, ये दे विल नॉट चूज सच टाइप ऑफ बिजनेस, अंडरस्टैंड। तो चैलेंजेस है बट अपॉर्चुनिटी बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। बट यस, गुड प्लेयर्स नहीं है, जो गुड प्लेयर्स है उनको काम बहुत मिल रहा है। अदरवाइज क्या है कि लोग काम ले लेते हैं, फिर लगता है कि तो काम खत्म नहीं कर पाते हैं, या तो ऐसा होता है, तो ऐसे प्लेयर्स धीरे धीरे करके आउट हो जाते हैं। पहले बहुत काफी प्लेयर्स थे बट धीरे धीरे करके बहुत लोग आउट हो गए, अभी बहुत फ्यू बचे हैं, ऐसा है। ओके, और सर मैं आपका जब रिवेन्यू देख रहा था तो आपके टॉप 10 क्लाइंट मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू आते हैं, इसी तरह से सप्लायर्स भी आपके टॉप 10 ने काफी पोर्शन किया है। ये इंडस्ट्रीज में दे आर लाइक बाइंग पावर ऑफ जो वेंडर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, या गोइंग फॉरवर्ड लिमिटेड प्लेयर है, ऐसा ही रहेगा आपका कस्टमर बाइफरकेशन? नहीं, कस्टमर बाइफरकेशन ऐसा है कि जो इंडिया में टॉप 10 है, इंडिया के अगर जैसे रिन्यूएबल का इंस्टॉलेशन जितना भी हो रहा है, इंडिया के टॉप 10 है, वो टॉप 10 के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी उनका अगर ग्रोथ है, जो उनका रेवेन्यू या तो प्रोजेक्ट साइज देखें तो इतना बड़ा है कि मेरे जैसे 100 कॉन्ट्रैक्टर चाहिए होंगे, ओके। 10 है, एक को 10-10 चाहिए होंगे, मतलब इतना बड़ा। बट हम लोग सबके साथ जुड़े हुए हैं तो मेरा भी ऐसा है कि आप रेवेन्यू देखेंगे, जैसे 23-24 का देखेंगे या उससे पहले 22-23 का देखेंगे, तो आपको टॉप 10 में वही क्लाइंट दिखेंगे। बट जो टॉप 1 नंबर है वो अलग होगा, सेकंड अलग होगा, सेकंड ईयर में आपको अलग दिखेंगे, लाइक दैट। और सर जैसे मैं आपका प्रोस्पेक्टस में देख रहा था कि आपके ऑर्डर बुक्स काफी स्ट्रांग है, तो गोइंग फॉरवर्ड आपकी कितनी ऑर्डर बुक है और कब तक एग्जीक्यूशन हो जाएगा? सर ये ऑर्डर बुक, हाँ, ऑर्डर बुक अभी काफी है, बिकॉज अदरवाइज मेरा 7-8 साल का रिकॉर्ड है कि कभी भी हमारे पास 25-30 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर नहीं होता था जब भी ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। बट ये साल में करीबन 120 करोड़ का ऑर्डर बुक एज ऑन डेट है, उसमें से 21 करोड़ हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं, 98 करोड़ समथिंग, मतलब आज भी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। एंड वी हैव टाइमलाइन की वी हैव टू कंप्लीट दिस बाय 31 मार्च 2025। ओके सर, आपने बीच में एक बार बताया कि आप अभी सारे ही स्टेट में ऑलमोस्ट आपकी रीच पहुंच गई है, राइट? तो आप बताएंगे कि आपका ज्योग्राफी स्प्लिट कैसा है, मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया जहाँ पे आपका ज्यादा काम होता है, या पैन इंडिया वाइड वो सब इक्वल है? नहीं, गुजरात डेफिनेटली सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज कि हम लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस इतना बड़ा है, मैं सिर्फ गुजरात के 3-4 या 5 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ फोकस करूँ तो भी जो टर्नओवर या कंपनी आज की डेट में कर रही है उतना इजीली कर लेंगे, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके। बट हमने इसके लिए फैलाया कि भाई हमको अभी धीरे धीरे आईपीओ आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा, तो
एक्सपांड करना पड़ेगा, तो पहले से ही हम लोग एक्सपांडेड है, वहां पे अपनी टीम है, सब कुछ है, अप्रोच है, सब कुछ है, तो फिर सिर्फ एक बार फंड आता है तो डेफिनेटली आप दूसरे स्टेट में जाके भी इजीली कर सकते हो। ओके, तो अभी प्रिडोमिनेंटली गुजरात है। ओके। राइट। सर, आपके बिजनेस के की रिस्क्स क्या होंगे? उसमें कोई पॉलिसी या रेगुलेटरी एंगल आता है, या मेनली मैन पावर या टेक्नोलॉजी को लेके कोई रिस्क है? टेक्नोलॉजी को लेके तो कोई रिस्क नहीं है। मैन पावर, यस डेफिनेटली मैन पावर का शॉर्टेज, मतलब स्किल्ड मैन पावर का शॉर्टेज डेफिनेटली है, बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्रेश इंजीनियर से टेक्नीशियन लेके उसको ट्रेन करते हैं। वो अपना फंडा है कि भाई कहीं से बिल्कुल। अननेसेसरी एक रोटी के टुकड़े करने के बजाय नई रोटी सेक लो, ठीक है। राइट। तो वो वो मॉडल पे काम करते हैं कि भाई इनिशियली 2-3 साल 4 साल अपने साथ वो रहे, काम करे, उनको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करे, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। बिल्कुल। तो इसके अलावा पॉलिसीज का अभी तक ऐसा है कि एवरी ईयर ये लोग पॉलिसी अमेंड करते हैं, हम्म। बट अभी ऑलरेडी टारगेट 2030 तक का सेट करके रखा है। तो प्रोबेबली वी विश की अभी नेक्स्ट इससे गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो 5 साल के लिए एक बार अगर पॉलिसी मिल जाए तो टारगेट अचीव करने में इजी रहेगा। अदरवाइज ठीक है, कहीं ना कहीं अगर अचीव होता है या शॉर्टफॉल होता है तो आसपास भी पहुंचते हैं, बट डिफिकल्टी होगी, ये इजीली पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और सर, जैसे कि आपने भी बताया कि इस इंडस्ट्री में काफी सारे छोटे मोटे प्लेयर्स भी बहुत है, राइट? तो आपको राइट। बाकी इंडस्ट्रीज से ऐसे अलग करने वाले यूनिक फैक्टर्स क्या होंगे? आपके की वैल्यू प्रोपोजिशंस क्या होंगे? एक तो अपनी टीम जो है वो, बिकॉज हम लोग इंजीनियरिंग से लेकर कमीशनिंग तक की सारी सर्विसेज से प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन या इंस्टॉलेशन पार्ट। उसके अलावा अपने पास एक कोर टीम ये भी है कि जो कमीशनिंग के बाद ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए 25 साल तक वो सर्विस भी दे पाए। तो ताकि ये बिल्ट एंड ऑपरेट, तो उसको बोलते हैं कि भाई हम लोग बिल्ड करके देंगे आपको और 25 साल तक ऑपरेट करके भी देंगे, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एक ओके। अपना डिवीजन ये भी है कि जो लोग सिर्फ मेंटेनेंस। यही करते हैं। तो ये एक यूनिक फैक्टर है जिसको बोलते हैं। ओके। और सर, जैसे कि पूरी दुनिया का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे है और इंडिया उसको लीड कर रहा है, राइट? तो आई एम श्योर कि आपके इंडस्ट्री में, आपके बिजनेस में ग्रोथ तो काफी रहेगा। तो आप अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे, हम इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले? डेफिनेटली उसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट का विजन है, ठीक है, मैं वो पहले तो वही बता दूं कि 2030 तक गवर्नमेंट का ये विजन है कि आज जितनी भी एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसका 50% रिन्यूएबल से आना चाहिए, ठीक है, राइट। 2030 तक। तो उन्होंने टारगेट बनाया कि भाई 500 गीगावाट का हम लोग इंस्टॉलेशन 2030 तक करेंगे, ताकि अभी की जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम लोग पहुंच पाए। लास्ट 30 साल से अपना इंस्टॉलेशन चल रहा है, हम लोग ने अभी तक 190 गीगावाट किया है। तो 30 साल में 190 गीगावाट किया है और 6 साल में हमको 310 गीगावाट करना है। तो रनवे कितना बड़ा है वो आप खुद ही एज्यूम कर सकते हो। एंड 2070 तक की भी एनर्जी, सारी एनर्जी 100% एनर्जी रिन्यूएबल से आनी चाहिए। उसके बाद ऑफशोर भी आ जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन भी आ जाएगा, तो हाइड्रो पावर प्लांट भी आ जाएंगे। तो ये सारा रिन्यूएबल को मिला के गवर्नमेंट का एक ही है कि भाई सारी चीज को इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करो। जैसे अभी ट्रेन जितनी भी है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट हो रही है, बाइक्स ऑलमोस्ट हो रहे हैं, कार्स हो रही है, ट्रक के हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो जितनी भी चीजें हैं, मतलब पेट्रोल डीजल जो ये फोसिल फ्यूल है उसका कंजप्शन कम हो और सारी चीज इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट हो और इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से जनरेट हो, ताकि ये हम लोग जो फेस कर रहे हैं अभी क्लाइमेट चेंज और सारा, ये कुछ भी ना हो। तो ग्रोथ तो मतलब ये तो स्काई इज द लिमिट, ये अभी शुरुआत हुई है। मैं तो ये बोल रहा हूँ अभी हम लोग ग्राउंड लेवल में, स्क्रैच लेवल में है, अभी यहाँ से ही उठना है। तो नेक्स्ट 25-30 साल 40 साल में तो ये यही रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। ओके, यही रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय दिया और आपकी कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद सर। थैंक यू।